पता नहीं ईश्वर ने दर्द को क्यों बनाया, जबकि इसकी कोई ख्वाहिशात नहीं करता। हर कोई इससे सिर्फ भागता ही है, यह जानते हुए कि दर्द और ज़िंदगी फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह है, जो तब तक अलग नहीं हो सकती जब तक हम खुद मिट्टी में ना मिल जाए। मतलब जब तक हमारी मौत ना हो जाए। इसलिए बेसिकली दर्द को दो भागों में बांटा जाता है। एक फिजिकली, जिसको देखा जा सकता है और दर्द कहाँ हो रहा है यह जाना जा सकता है। वहीं दूसरा वर्चुअल, जिसे न देखा जा सकता है न इसके स्थान का पता है, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं। फिजिकल दर्द तो दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन जो दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है और जो इमोशनल हो, वह ताउम्र हमारे साथ ही रहता है। इसलिए दर्द के फिलॉसफी को समझने के लिए मैं आपसे दो ऐसे फिलॉसफरों के कहानियों के किरदार की बात करने जा रहा हूँ, जिनकी ज़्यादातर कहानियाँ दर्द से ही उपजती हैं, जिसमें सिस्टम, समाज और प्यार तीनों से उत्पन्न दर्द की बातें की गई हैं। और इस कड़ी में पहले फिलॉसफर का नाम है फ्योडोर डोस्टोवेस्की और दूसरे फिलॉसफर का नाम है फ्रांस काफ्का। और अंत में दर्द के एहसास को कम करने के लिए एक किताब का जिक्र है, जो इस वीडियो का बोनस पॉइंट है। तो पहला किरदार है द इडियट नॉवेल का प्रिंस मिस्कीन, जो प्यार में भरोसा रखता है, जो इंसानियत में भरोसा रखता है, जो नैतिकता को बल देता है। लेकिन यह कहानी दुनिया की क्रूरता, विचारों के द्वंद्व और इंसान के इमोशनल हिपोक्रेसी की कहानी है, जहाँ अच्छाई की कोई कीमत नहीं, जहाँ हर चीज़ अच्छा नहीं हो सकता, जहाँ हर चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि दर्द हमेशा आपके साथ रहने वाला है, जिसे प्रिंस मिस्कीन भूल गया था। जहाँ एक तरफ वह जिससे प्यार करता था वह एक मतलबी और स्वार्थी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ जो उससे प्यार करती थी, उसके प्यार को कभी प्रिंस मिस्कीन समझ ही नहीं पाया। जहाँ हर रिश्ते सिर्फ उसके प्यार को उसके पैसे से तोलते थे, जहाँ हर रिश्ते सिर्फ उसे धोखा देते थे, जिसके कारण इस कहानी का अंत मेंटल एसाइलम में होता है, जहाँ मिस्कीन के आखिरी वक्त गुजरते हैं, क्योंकि वह भूल गया था कि सिर्फ खुशियाँ बांटने से जरूरी नहीं कि आपको भी खुशियाँ ही मिले। वहीं डोस्टोवेस्की के दूसरे नावल वाइट नाइट में प्यार की अलग ही परिभाषा गढ़ी गई है। यहाँ कहानी उजली रातों में एक अनाम नौजवान की कहानी है। इसका नाम लेखक नहीं बताते, क्योंकि वह हर इंसान का प्रतीक है जो अकेलापन झेल रहा है। वह दिन भर किताबें पढ़ता, सपनों में खोता और शाम को शहर की गलियों में टहलता। उसे लगता मानो यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी। उसके आसपास सबके अपने अपने साथी थे, पर वो अकेला था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की मिलती है, जो अपने प्रेमी के बिछड़ने की वजह से रो रही होती है। उस लड़के को उस लड़की में अपना प्यार दिखता है, लेकिन लड़की अपने पुराने प्यार का इंतजार करती रहती है। दोनों में कई रातें बात होती है, दोनों को एक दूसरे का साथ भी पसंद होता है। लेकिन जैसे ही एक दिन उस लड़की का प्रेमी वापस लौटता है, वो भागकर उसके पास चली जाती है और वो लड़का फिर से अकेला रह जाता है। लेकिन इस बार पहले से वो ज़्यादा खुश और इत्मीनान है, क्योंकि उसने अपने अकेलेपन, अपने दर्द को समझा था। उसे बिछड़ने के दर्द का एहसास था। वह जानता था कि वह लड़की अपने पहले प्रेमी से ज़्यादा प्रेम करती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अलगाव के दर्द को सहने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। और कहानी के अंत में वो अपने आंसुओं को पोंछता है और खुद से कहता है, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम है। अगर मेरी नास्ते खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो यह तो रहा जीवन के दर्द को लेकर एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू जानने के लिए मैं आपसे काफ्का की दो किताबों के किरदार को शेयर करने जा रहा हूँ। असल में काफ्का ने सिस्टम और समाज से उत्पन्न दर्द का ज़्यादा जिक्र किया है। उनका पहला नावल है मेटामॉर्फोसिस। ये ग्रेगर सामसा की कहानी है, जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है ताकि उसका परिवार सुख चैन से रह सके, वो अपने पिता का कर्ज भर सके, अपनी बहन को अच्छे सिंगिंग क्लासेस में भेज सके। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वह सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं जुटा पाता। यह आम लोगों की दर्द की तरह है, जिससे हर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर जूझते हैं। लेकिन एक दिन सब उल्टा पड़ जाता है। उसका पूरा शरीर एक बड़े से कीड़े में तब्दील हो जाता है। जो परिवार कभी उस पर अपना जान छिड़कता था, आज उसे कोई देखना नहीं चाहता। धीरे धीरे परिवार का तिरस्कार एक दिन उसकी जान ले लेता है।
क्योंकि जब वह सब कुछ कर सकता था तो उसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जो लोग उस समय उससे प्यार करते हैं वह शायद सिर्फ अपनी ज़रूरत की फुलफिलमेंट के लिए उसे पूछते हैं। वहीं जैसे ही वह उनके ज़रूरत का ना रहा तो उसे घर के एक बदबूदार कोने में फेंक दिया गया, क्योंकि दुनिया क्रूर और मतलबी है। तो काफका की दूसरी फेमस नॉवेल है द ट्रायल, जिसके हीरो जोसेफ के पास एक दिन अचानक खुफिया विभाग के दो अफसर आते हैं और उसे दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि अब उस पर मुकदमा चलेगा। जोसेफ कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसने एक रात में ऐसा क्या कर दिया कि उस पर मुकदमा चलेगा। बहरहाल वो कोर्ट पहुंचता है अपनी बेल कराने के लिए, लेकिन वहां भी उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं यहाँ जुडिशियल सिस्टम बहुत करप्ट है, अगर उसे बचना है तो उसे एक वकील रखना होगा। वह वकील की तलाश करता है जो उसके अंकल का दोस्त होता है, लेकिन वह वकील भी करप्ट होता है और सिर्फ पैसा ऐंठता है। वह उन लोगों को अपना गुलाम बना के रखता है जो उसके क्लाइंट बन जाते हैं, क्योंकि केस में सालों बीत जाते हैं लेकिन जस्टिस नहीं मिलती। इसी कश्मकश में एक दिन उसे कोर्ट में हाजिर होने की सम्मन आती है और उस दिन उसे बिना किसी दोस्त के मौत की सजा मिल जाती है। दो खुफिया विभाग के अधिकारी उसके घर आते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया जाता है, बिना यह बताए कि उसका क्या दोष था। जैसे कि हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा उसका घर भी बिक जाता है, लेकिन यहाँ तो जोसेफ के ही मर गया। इसलिए इन दोनों फिलोसफरों ने अपने अपने तरह से जिंदगी के दर्द को बयां किया है। जहाँ पर प्रिंस का अंत अपने दर्द से भागने की वजह से हुआ, जबकि उस नौजवान लड़के को अपने दर्द से निपटना, उसका सामना करना आता था। जबकि वहीं ग्रेगर सामसा और जोसेफ के जीवन भर अपने दर्द से भागते रहे, क्योंकि उन्होंने समाज और सिस्टम की सच्चाई से हमेशा अपना मुंह मोड़े रखा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर दर्द से निपटा कैसे जाए, और इस बात पर अल्बर्ट कामू की किताब द मिथ ऑफ सिसिफस ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि बात यह नहीं है कि आपको दर्द पसंद है या नहीं, बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में दर्द और सफरिंग दोनों मौजूद हैं। अगर अभी नहीं आया है तो आएगा, और अगर आ चुका है तो उससे लड़ने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। लेकिन कैसे, यह हमें सिसिफस महाशय बताएंगे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया था कि वह जीवन भर पत्थर लुढ़काते रहेंगे, नीचे से पहाड़ की चोटी पर और चोटी से नीचे तक। इसलिए उन्होंने क्या किया, वह जान गए अगले दो बार की तरह जैसे वह सजा से भाग जाते थे, इस बार भागना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक बात तो ठान ली कि और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस सजा के पीछे ईश्वर की मंशा यह थी कि मैं इस सजा से टूट जाऊं या मुझे दर्द हो। लेकिन इससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी सजा तो कम होने वाली नहीं थी। इसलिए अगर ताउम्र मुझे यही करना है तो क्यों न इस काम को आनंद लेकर करूं। कभी तेजी से जाऊंगा, कभी धीरे से आऊंगा, कभी गाना गाऊंगा तो कभी मौज मस्ती करूंगा। तो बात इतनी ही है मित्रों कि जब हम दर्द से भाग ही नहीं सकते तो क्यों ना दर्द को अपना लें, क्योंकि कम से कम दर्द हमें जीने का एहसास तो दिलाता है और अपनी खुशियों के लिए लड़ने की तड़प तो देता है। और इतिहास गवाह है कि हर नई चीज की जननी तड़प ही है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।